नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आयोग। आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक जो है उसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण आयोग। तो महत्वपूर्ण आयोगों के अंतर्गत हम 5 आयोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। अब हम छठा आयोग पढ़ रहे हैं और ये आपका लास्ट आयोग है। इसके बाद हम उच्चतम न्यायालय स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लास्ट आयोग, अपना नाम है नीति आयोग, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है। तो नीति आयोग के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो जनवरी 2015 में अभी हुई है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना किसकी जगह स्थान पर हुई है, इससे पहले कौन सा आयोग था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो नीति आयोग से पहले जो था वो था योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पे गठन किया गया है किसका, नीति आयोग का, ठीक है। तो योजना आयोग जो है उसकी क्या स्टोरी है वो हम देखते हैं। तो योजना आयोग जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहले 1930 में इन्होंने बुनियादी आर्थिक योजनाएं हैं उनको बनाना शुरू किया था, ठीक है। और उन योजनाओं को जो है उनसे लाभ हुआ इनको। तो भारत की जो औपनिवेशिक सरकार है उसने औपचारिक रूप से एक कार्य योजना बोर्ड का गठन किया था और इसने 1944 और 46 में काम किया, ठीक है। इसने 2-3 योजनाएं बनाई और उससे जो है निजी उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों को 1944 में इन्होंने कम से कम 3 विकास योजनाएं बनाई थी। इससे उद्योगपतियों को लाभ हुआ, ठीक है। लाभ हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो सरकार है उन्होंने ऐसा ही एक योजना बोर्ड बनाने का निर्णय लिया। एक केसी नियोगी समिति का गठन किया गया था जिसने ये सिफारिश की थी कि भारत में एक योजना आयोग जो है होना चाहिए। तो उसी के आधार पे 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपने क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे अपने देश के, और उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। किस प्रकार से किया गया था, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, गैर संवैधानिक। जब मैंने आपको सीवीसी पढ़ाया था, सबसे पहले आयोगों की क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं, निकायों की प्रकृति किस हिसाब से निर्धारित होती है। तो जैसे मैंने बताया था संवैधानिक निकाय, गैर वैधानिक निकाय, और गैर वैधानिक निकाय में भी फिर मैंने आपको बताया था संविधानेतर निकाय, ठीक है। तो ये इसकी जो गठन किया गया है वो कैसे किया गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो ये किसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, गैर संवैधानिक, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। कैसे किया गया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, गैर संवैधानिक, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, जवाहरलाल नेहरू। अब आगे देखते हैं कि योजना आयोग जो गठित किया गया था 15 मार्च 1950 को, उसकी प्रकृति, उसका जो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था राष्ट्र के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, ठीक है, रोजगार उपलब्ध करवाना। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि सिफारिश जो है कैसे नियोगी समिति की सिफारिश पर जो है इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब बात करते हैं हम योजना आयोग की संरचना की। संरचना, इसमें कौन कौन अध्यक्ष होगा, कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, ठीक है। संरचना की अगर हम बात करें तो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। फिर इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दो, दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं, 3, ठीक है। ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य 2 होते हैं और अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं, 3। और एक क्या होता है, प्रधानमंत्री, जो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अब जब हम नीति आयोग पढ़ेंगे तो तुलना करेंगे कि भाई योजना आयोग के स्थान पे योजना आयोग को समाप्त क्यों किया गया है और नीति आयोग का जो है गठन क्यों किया गया है, इसमें क्या कमियां थी, ठीक है। तो पहले तो आप यही देख लो, संरचना के अंतर्गत राज्यों को जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अब आगे देखते हैं, जो योजना आयोग जो है वो क्या है, एक सलाहकारी निकाय है और एक केंद्रीकृत निकाय था, ठीक है। सलाह देने का कार्य करता था। प्रकृति कैसी है इसकी, गैर संवैधानिक, यह भी हमने पढ़ लिया था, गैर संवैधानिक या फिर संविधानेतर, ठीक है। जो निकाय है उसका जो उल्लेख है संविधान के अंतर्गत नहीं है या संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, या फिर, ठीक है, तो वो क्या होगा, गैर संवैधानिक होगा। गैर संवैधानिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, वैधानिक और संविधानेतर।
वैधानिक कौन-सा होगा जिसके लिए कोई अधिनियम बनाया गया है, कोई विधान बनाया गया है, कोई विधि बनाकर गठित किया गया है, ठीक है? तो वो वैधानिक हो गया। और संविधानेतर जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आदेश के द्वारा जो है गठित किए जाते हैं, जिनके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया जाता है, वो क्या होता है? संविधानेतर, ठीक है? इसके योजना आयोग के अन्य नाम देखिए, इसको सुपर कैबिनेट भी कहते थे, इसको आर्थिक मंत्रिमंडल भी कहते थे, ठीक है? इसको समानांतर मंत्रिमंडल भी कहते थे, ठीक है? अब योजना आयोग के अंतर्गत जो है एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। अब राष्ट्रीय विकास परिषद को उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन करने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेना और उन पर विचार-विमर्श करना, ठीक है? राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना, जो पंचवर्षीय योजनाएँ चली थी 12 वो योजना आयोग के तहत ही चली थी, ठीक है? उनकी समीक्षा करना, उनमें समन्वय करना और संतुलित विकास करना, ठीक है? अब देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन-कौन सदस्य होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, तो इसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था, ठीक है? और कौन होता था इसमें? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और कौन होता था? सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारी। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनमें क्या होंगे? जहाँ पे विधानसभा है, वहाँ तो मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है? और जहाँ विधानसभा नहीं है, वहाँ क्या होंगे? उपराज्यपाल होंगे, तो वहाँ के पदाधिकारी, ठीक है? इसमें और योजना आयोग के सदस्य, ठीक है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, जो केसी नियोगी की अध्यक्षता में योजना सलाहकार बोर्ड ने 1946 में इसकी गठन कब किया गया था? केसी नियोगी समिति थी, उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, योजना सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है? एक सलाहकार समूह के गठन की वकालत की, इसमें प्रांतों, रियासतों और अन्य हितों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केसी नियोगी ने जो समिति थी उसने कहा था कि वह एक सलाहकार समूह ऐसा उसका गठन किया जाना चाहिए, इसमें प्रांतों, रियासतों, ठीक है, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है होना चाहिए और अन्य हितों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होने चाहिए। अब योजना आयोग की जो संरचना हमने देखी थी, योजना आयोग की संरचना में क्या कौन-कौन शामिल था, ठीक है? 2 तो पूर्णकालिक थे, 3 अंशकालिक थे, एक उपाध्यक्ष था और एक प्रधानमंत्री था। उसमें राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और प्रांतों को भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसने कहा कि एक ऐसे सलाहकार बोर्ड का गठन करो, ठीक है? ऐसे सलाहकार समूह का गठन करो, जो क्या हो? जिसमें प्रांतों को, रियासतों को और अन्य जो प्रतिनिधि हैं, जिनके हित उससे जुड़े हुए हैं, उनको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब आगे देखिए, अब आगे जो है नीति आयोग, ठीक है? हमने योजना आयोग को देख लिया, योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद को देख लिया। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग को। नीति आयोग जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके उस स्थान पर किसका गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है? कैसे किया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे। कैसे किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? गैर संवैधानिक। कैसी हो गई? गैर संवैधानिक, ठीक है? अब ये क्या है? तो ये थिंक टैंक है, ठीक है? थिंक टैंक है, करता क्या है? तो सलाह देता है। सलाह किस पे? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पे क्या करता है? सलाह देता है। तो नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है, ठीक है? इसके 2 हब होते हैं। इसके क्या है? कितने हब हैं? 2 हब हैं। पहला टीम इंडिया हब, ये क्या करता है? राज्यों और केंद्र के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है? और ज्ञान और नवोन्मेष, ठीक है? ज्ञान और नवोन्मेष, ये दूसरा हब है। ये क्या करता है? थिंक टैंक का कार्य करता है। क्या करता है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करता है? सलाह देने का काम करता है, ठीक है? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। कैसे की गई? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। प्रकृति कैसी है? गैर संवैधानिक। क्या काम करता है? सलाह देने का काम करता है। कितने हब हैं? 2 हब हैं। एक, ठीक है? एक तो टीम इंडिया हब है और दूसरा ज्ञान है नवोन्मेष हब है, ठीक है? उसके बाद में संरचना, नीति आयोग की संरचना की बात करेंगे। अभी हमने योजना आयोग की संरचना पढ़ी थी, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग की संरचना। तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह क्यों लाया गया है, दोनों में अंतर है, ठीक है? अब इसमें देखो, नीति आयोग की जो संरचना है वो 5 स्तरीय संरचना होती है, ठीक है? पहले स्तर में अध्यक्ष, ठीक है? अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? प्रधानमंत्री
बदलते रहते हैं हर 5 साल से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होगा देश का, वो नीति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। दूसरा है शासकीय परिषद। शासकीय परिषद ये क्या होती है? इसमें कौन-कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और जहाँ पर विधानसभा है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहाँ के कौन शामिल होंगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो संरचना में पहले कौन है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। शासकीय परिषद इसमें कौन होता है? तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और कौन होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। और जहाँ पर विधानसभा है, वहाँ के क्या शामिल होते हैं? मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अब तीसरी चीज़ देखिए, इसमें क्या होता है? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? तो ये जो है विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक या एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, उन मामलों को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। नीति आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद होती है और क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? ऐसे कोई विशिष्ट मुद्दे, ठीक है, जिनमें आकस्मिक मामले होते हैं, जिनके संबंध में, ठीक है, जिनका संबंध किससे होता है? एक या एक से अधिक राज्यों से या क्षेत्र से होता है, तो उन मुद्दों के लिए क्या किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। अब आगे देखिए, यह परिषद जो होती है विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती है। जो भी मुद्दा होता है, वो जैसे ही खत्म हो जाता है, उतने ही कार्यकाल के लिए जो है बनाई जाती है। विशिष्ट विशिष्ट कार्यकाल होता है, उसके बाद समाप्त। फिर भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होती है। ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कि क्षेत्रीय परिषद की जो बैठकें हैं, वो कब होंगी और कितनी होंगी, कहाँ होंगी, ठीक है। सदस्य कौन होगा? तो संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। जो राज्य इस मुद्दे से रिलेटेड हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, जो भी इस मुद्दों से संबंधित है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं, वो इसके क्या होते हैं? क्षेत्रीय परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा स्तर, ठीक है। 5 स्तर होते हैं, चौथा स्तर में क्या होता है? विशेष आमंत्रण। कुछ जो सदस्य होते हैं, उनको विशेष आमंत्रित करके बुलाया जाता है। तो वो कौन-कौन होते हैं? तो वो होते हैं संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ, ठीक है। जो जिस मुद्दे के लिए सलाह देने के लिए उनको बुलाया जा रहा है, जिस मुद्दे पे चर्चा चल रही है, तो उस मुद्दे से रिलेटेड जो उस कार्य क्षेत्र में उसकी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ या फिर कार्यरत जो लोग हैं, उनको विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है और उनको जो है विशेष रूप से आमंत्रण दिया जाता है कि आप जो है इसमें शामिल हो, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, ठीक है। हमने 4 स्तर पहले देख लिए, ठीक है। संरचना में अध्यक्ष देख लिया, प्रधानमंत्री होता है, फिर शासकीय परिषद देख ली, क्षेत्रीय परिषद देख ली। उसके बाद में हमने क्या देख लिया? विशेष आमंत्रण देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। इसमें कौन-कौन व्यक्ति सदस्य होते हैं? तो इसमें एक तो होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य कौन-कौन होते हैं? सदस्य पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, वो इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्यों की बात करें, तो अंशकालिक सदस्यों में कौन-कौन होते हैं? जैसे कोई अग्रणीय विश्वविद्यालय है जिन्होंने रिसर्च कर रखा है, ठीक है? ऐसी कोई संस्थान है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखा है उस मुद्दे के बारे में, ठीक है? तो उनमें से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी-बारी से बुलाते हैं, ठीक है? बहुत सारे संस्थान हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनमें से बारी-बारी से 2 को बुला लिया, फिर उसके बाद अगले 2 को बुला लिया, तो बारी-बारी से जो है उनको बुलाया जाता है। जो अग्रणीय विश्वविद्यालय हैं, शोध शोध संसाधनों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी-बारी से के आधार पर बुलाए जाते हैं, ठीक है? अब हम बात करें पदेन सदस्य कौन-कौन होता है? पदेन सदस्य की अगर हम बात करें, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, जो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होंगे। यदि बारी के आधार पे बुलाया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सदस्य हैं और सबको एक साथ बुलाना संभव नहीं है, 4 सदस्य ही बुला सकते हैं, तो क्या करेंगे? पहले 4 बुला लेंगे, उसके बाद अगले 4 को और बुला लेंगे,
ठीक है? अगर बारी के आधार पर बात की जाए, प्राथमिकता दी जाए, तो नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी, ठीक है? किसी को बुला लिया, उसको 2 साल तक रख लिया, फिर उसकी बारी खत्म होगी, दूसरे को बुला लिया। तो बारी-बारी के आधार पर विशिष्ट कार्यकाल के लिए होंगे, और अगर 4 ही लोग हैं, तो फिर वो जो है पूर्णकालिक रहेंगे, ठीक है? अब बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है? सीईओ। भारत सरकार के सचिव स्तर के भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है? तो सीईओ होता है, उसको भारत प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव स्तर का व्यक्ति अधिकारी होना चाहिए, और उसका जो है निश्चित कार्यकाल होता है, ठीक है? तो उसके बाद में पदेन सदस्य हो गए। पदेन सदस्य के बाद में देखें सचिवालय। तो सचिवालय आवश्यकता के अनुसार, अगर इनको लगता है कि सचिवालय की आवश्यकता है, तो ये सचिवालय रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते, ठीक है? तो हमने 5 स्तरीय ढांचा नीति आयोग की जो संरचना है, वो देख लिया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं 7 स्तंभ, नीति आयोग के 7 स्तंभ। नीति आयोग ने जो है अपने 7 स्तंभ डिसाइड किए हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले है प्रो पीपल, ठीक है? प्रो पीपल नीति आयोग जन समर्थक है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो जनता है उसके लिए काम करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा जन समर्थक है, क्योंकि ये समाज और व्यक्तियों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। तो इसका पहला स्तंभ कौन-सा हो गया? प्रो पीपल, ठीक है? तो आपसे प्रश्न के अंदर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो दौरान ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नीति आयोग का एक स्तंभ है, या फिर कौन-सा स्तंभ नहीं है? तो कितने स्तंभ हैं टोटल? 7 स्तंभ हैं। पहला कौन-सा है? प्रो पीपल, ठीक है? उसके बाद में प्रोएक्टिव, दूसरा स्तंभ कौन-सा है? प्रोएक्टिव। तो नीति आयोग नागरिकों की ज़रूरतों का अनुमान लगाने और प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित है, ठीक है? नीति आयोग जो है प्रोएक्टिव है, कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, लोग किस दिशा में ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं, उसका अनुमान लगाने और तुरंत प्रतिक्रिया उसके लिए कोई इंडेक्स लेके आएगा, कोई योजना लेकर के आएगा, ठीक है? तो प्रोएक्टिव है, ये सोचने का काम ही करता है कि आगे किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद में भागीदारी। लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है भागीदारी, जनता की भागीदारी मान लो, ठीक है? तो कि तभी लोग वोट देंगे, मतदान देंगे, ठीक है? तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। उसी तरीके से शासन में भी भागीदारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नीति आयोग की भागीदारी में आम जनता की भागीदारी शामिल है। तो नीति आयोग ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं शासन में भागीदार बने, ठीक है? उसके बाद सशक्तिकरण। नीति आयोग जो है सशक्तिकरण पर भी बल देता है, ठीक है? लोगों में विशेष रूप से जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, महिलाओं और उनके जीवन के सभी पहलुओं को सशक्त बनाना, ठीक है? ये किसका उद्देश्य है? नीति आयोग का, ठीक है? सभी का समावेश करना, ठीक है? नीति आयोग जो है जाति, पंथ, लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों को योजनाओं के लाभ में शामिल करना सुनिश्चित करता है। तो नीति आयोग का ये एक सशक्तिकरण क्या है? एक स्तंभ है। भागीदारी स्तंभ है, सशक्तिकरण स्तंभ है, प्रोएक्टिव और प्रो पीपल। और कौन से हैं? समानता। तो नीति आयोग जो है मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। तो नीति आयोग जो है जब योजनाएं बनती हैं, योजनाओं के दौरान जो सलाह दी जाती है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है। तो नीति आयोग इस बात का ध्यान रखता है कि समानता, सभी को जो है सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों। उसके बाद पारदर्शिता, सरकार को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना, ठीक है? ये भी क्या है? एक स्तंभ है किसका? नीति आयोग का, ठीक है? अब हम बात करते हैं नीति आयोग से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, फैक्ट क्या-क्या है। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अभी हमने देखा था, इसकी संरचना देखी थी, ठीक है? एक बार वापस देखेंगे लास्ट में। इसकी जो संरचना है सीईओ, उसमें सीईओ कौन होता है? अभी कौन है? पीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है? फरवरी 2023 से। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अध्यक्ष तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अब ये सुमन के बेरी पुरुष है कि महिला है? ठीक है? तो ये पुरुष है, गूगल करना जा कर के। ये नाम ऐसा है, लेकिन जो है व्यक्ति कौन है? पुरुष है। इसके 2 हब हैं, ठीक है? ये हमने देख लिया था। नीति आयोग के कितने हब हैं? 2 हब हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग में इनमें से कौन-सा हब नहीं है, या नीति आयोग के कितने हब हैं, ठीक है? तो टीम इंडिया हब है, ये क्या करता है? राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। ये क्या करता है? नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य
करता है, ठीक है? ये जिसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं और वो क्या करते हैं अपने-अपने जो सब्जेक्ट है उसके विशेषज्ञ होते हैं और उस पे सलाह देते हैं। ये हो गए 2 हब। अब इसकी कुछ शाखाएँ हैं, नीति आयोग की शाखाएँ जो क्या है विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएँ हैं। सबसे पहले क्या है शोध शाखा, ये क्या करती है रिसर्च करती है, ठीक है? रिसर्च के लिए एक अलग ब्रांच है, अलग विंग है, ठीक है? ऐसा नहीं होता किसी कंपनी में अलग ब्रांच होती है, अलग विंग होती है, वो केवल इसी का काम करती है। तो जो शोध शाखा है उसमें क्या है विषय विषय विशेषज्ञों और विद्वानों को समर्पित है। तो ये क्या काम करती है थिंक टैंक का काम करती है, इसमें सारे विशेषज्ञ हैं, ठीक है? तो ये रिसर्च का काम करती है। दूसरी जो शाखा है वो है परामर्शदात्री शाखा, ठीक है? इसमें क्या होता है एक विशेषज्ञों का पैनल होता है, वो क्या करता है सलाह देने का काम करता है। सलाह किसको? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। तो ये कौन-सी शाखा है? परामर्शदात्री शाखा, ठीक है? उसके बाद हम बात करें टीम इंडिया शाखा, तीसरी शाखा कौन-सी है? टीम इंडिया शाखा। पहली शाखा कौन-सी थी? शोध शाखा, दूसरी कौन है? परामर्शदात्री शाखा और तीसरी कौन-सी है? टीम इंडिया शाखा, ठीक है? उसके बाद में इनमें टीम इंडिया शाखा में क्या होता है इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं किसमें टीम इंडिया शाखा में और टीम टीम इंडिया हब भी हमने देखा था वो क्या करता है दो राज्यों और केंद्र के बीच में इंटरफेस का काम करता है तो टीम इंडिया हब में क्या होता है प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और ये क्या करते हैं राष्ट्रीय सहयोग यह राष्ट्रीय सहयोग सरकार के एक स्थायी मंच के रूप में काम करता है जो वो है प्रतिनिधि जो शामिल होते हैं वो अपने-अपने विचार यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है सहयोग के लिए। अब कुछ फैक्ट देखते हैं, नीति आयोग से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो तथ्यों की अगर हम बात करें, तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? ठीक है? प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है? द्वितीय सीईओ कौन थे? ये थे अमिताभ कांत। सेकंड सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत। वो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है? द्वितीय उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, ठीक है? उसके बाद हम बात करें नीति आयोग के कुछ नवाचार। नीति आयोग के नवाचार, नीति आयोग का गठन किया गया है तो नीति आयोग ने जो है अभी आपने 7 स्तंभ देखे हैं, तो आपने सभी देखे हैं प्रोएक्टिव, प्रो पीपल, समानता, पारदर्शिता, ठीक है? तो इनके आधार पे इसने कुछ इंडेक्स तैयार किए हैं। ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है कि राज्य भी आगे आएँ, ठीक है? और राज्यों में प्रतिस्पर्धी संघवाद भी हो, एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन के तहत तो आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक तो हेल्थी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है? उसी तरीके से नीति आयोग जो क्या करता है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके लिए इसने कुछ नवाचार किए हैं, कुछ इंडेक्स जारी किए हैं, ठीक है? कुछ सूचकांक निकाले हैं। तो एसटीजी इंडिया इंडेक्स आपने देखा होगा, इसका तीसरा संस्करण है 2021 में, 18 में पहला आया था, 19-21 में तीसरा है। ऐसे समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, ये आप करंट के अंदर देखोगे, जब आप करंट पढ़ोगे, जब रजत सर आपको करंट पढ़ाएँगे, तो आपको बताएँगे कि एसटीजे इंडिया इंडेक्स में कौन-सी रैंक है, समग्र जल प्रबंध में सूचकांक में कौन-सी रैंक है, अटल इनोवेशन मिशन में कौन-सा राज्य आगे है, ठीक है? तो 7 परियोजना में क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन-कौन से जिले शामिल हैं, ठीक है? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किसकी रैंक ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये सारे किसके नवाचार हैं? नीति आयोग के। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कौन-सा इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता या फिर कौन-सा नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है? तो जिला अस्पताल सूचकांक 2017-18 में, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन किसान हितैषी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, दूसरा संस्करण स्टार्ट हुआ 2021 में इसका, ठीक है? वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, सुशासन सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक। तो ये सारे सूचकांक किसके द्वारा जारी किए गए हैं? ये जारी किए गए हैं किसके? नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है? ये क्या करता है? जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, ये किसका आधार क्या-क्या है? इसका आधार निर्यात नीति है, कारोबारी माहौल कैसा है, ठीक है? निर्यात अवसंरचना कैसी है और निर्यात प्रदर्शन कैसा है, इसके आधार पे ये जो है रैंक दी जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, राज्य ऊर्जा सूचकांक है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2017 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। तो ये सारे किसकी पहल है? ये सारे नवाचार किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये सारे नवाचार किए गए हैं किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। जब आप करंट पढ़ोगे, तो करंट में इनका नाम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी
करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने इसकी जो संरचना देखी थी नीति आयोग की, तो उसमें हमने देखा था कि 5 स्तरीय संरचना है, जिसमें हमने क्या-क्या देखा था? अध्यक्ष देखा था, फिर शासकीय परिषद देखी थी, क्षेत्रीय परिषद देखी थी, ठीक है? उसके बाद में हमने जो पदेन सदस्य देखे थे, पूर्णकालिक और अंशकालिक देखे थे। फिर इसके लास्ट में एक पूर्णकालिक ढांचा देखा था, ठीक है? उसी ढांचे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? उसमें वर्तमान में कौन-कौन है? तो वर्तमान में बात करें, अध्यक्ष तो कौन होगा? प्रधानमंत्री, इसलिए उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उपाध्यक्ष, फिर कौन होता है? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, सुमन के बेरी, ठीक है? ये कौन है? उपाध्यक्ष है वर्तमान में नीति आयोग के। अगर हम बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की, तो सीईओ कौन है? पीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है? बात करें पूर्णकालिक सदस्यों की, अभी हमने देखा था ना, अध्यक्ष होता है, फिर कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है, एक सीईओ होता है और कौन होता है? पूर्णकालिक सदस्य। तो वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य कौन-कौन है नीति आयोग में? तो वो कौन-कौन है? डॉक्टर विनोद पाल, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। विजय कुमार सारस्वत, ये पूर्व डीआरडीओ सचिव हैं। रमेश चंद, ये कृषि विशेषज्ञ हैं, ठीक है? ये क्या है? पूर्णकालिक सदस्य। अब बात करें पदेन सदस्य कौन-कौन है इसमें? तो राजनाथ सिंह है जो केंद्रीय मंत्री है, निर्मला सीतारमण जो क्या है? केंद्रीय मंत्री है। तो और कौन है पदेन सदस्य? अमित शाह है जो क्या है? केंद्रीय मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री। अब मैंने आपको एक बताया था कि विशेष आमंत्रित किया जाता है कुछ लोगों को, विशेष आमंत्रण के तहत बुलाया जाता है। तो विशेष आमंत्रित कौन-कौन है? नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं ये। थावरचंद गहलोत, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। इसके अलावा रमेश निशंक पोखरियावाल, ये क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो हमने क्या देखा है? नीति आयोग के बारे में हमने पढ़ा है। नीति आयोग की संरचना देखी है। नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो हमने योजना आयोग की संरचना भी देखी है, ठीक है? उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद भी देखा है और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है? और जो योजना आयोग है, उसकी संरचना क्या, नीति आयोग की संरचना क्या-क्या होती है? नीति आयोग के अंतर्गत हमने इसके 2 हब देखे हैं, 7 स्तंभ देखे हैं, उसके अलावा हमने इसके द्वारा क्या-क्या नवाचार किए गए हैं, वो देख लिए हैं, ठीक है? तो नीति आयोग अपना आप कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नीति आयोग पर आधारित जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें कौन-कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो जो पुराने एग्ज़ाम हैं, जो पुराने पेपर्स हैं, उनमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, भले ही वो आपके फर्स्ट ग्रेड में हो, भले ही सेकंड ग्रेड में हो, भले ही किसी अदर एग्ज़ाम में हो, ठीक है? तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि नीति आयोग जो टॉपिक है, उससे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। ये इसको ध्यान से देखें, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऐसे सिंपल-सिंपल प्रश्न ही आते हैं। अभी हमने देख लिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग है, नीति आयोग कैसा निकाय है? तो ये अभी मैंने आपको समझाया था, निकाय कितने प्रकार के होते हैं और नीति आयोग जो है कैसा निकाय है। नीति आयोग की स्थापना जो है कार्यकारी आदेश के द्वारा हुई है, तो ये क्या हो गया? गैर संवैधानिक निकाय है या संविधानेतर निकाय बोल सकते हैं, ठीक है? तो का ये इसका गठन कैसे हुआ है? कार्यकारी आदेश के द्वारा, ठीक है? संवैधानिक निकाय कब होता है? जब उसका किसी संविधान में उल्लेखित किसी अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन होता है या फिर संविधान में इसका उल्लेख है। वैधानिक निकाय कब होता है? जब अधिनियम या विधि बनाकर उसका गठन किया जाता है, ठीक है? तब वो वैधानिक निकाय होगा। और कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित किया गया नीति आयोग, नियामक के तो जो नियमित करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? अब अगला जो प्रश्न है वो देखिए, नीति आयोग के संदर्भ में, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, संसद के अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया है, ठीक है? नीति आयोग प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है जो निदेशक एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है? इसको बताओ आप, कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो या केवल एक दो दोनों और न तो एक और न ही दो, ठीक है? इस पर विचार विमर्श कीजिए। अभी-अभी जब मैंने आपको बताया था पहले जो इससे पहले जो प्रश्न था उसमें भी बताया था, जब हम नीति आयोग पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था, जो नीति आयोग जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आदेश के द्वारा जो है गठित किया गया है, इसके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। तो ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नीति आयोग के संसद के अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं है। अगर ये अधिनियम के द्वारा बनाया जाता तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती? वैधानिक हो जाती, ठीक है? तो ये गलत है।
उसके बाद में ये थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, ये तो हमने पढ़ा था। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक ही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल 2 कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? योजना आयोग का अंत जो है किस प्रधानमंत्री ने किया है? अब ये बताओ, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब बात करें नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यादेश जारी करके, या संसद द्वारा कानून बनाकर, या संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये बताओ आप। नीति आयोग की स्थापना, इस प्रश्न को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, अभी पढ़ रहे थे तब भी किया था। तो क्या है? संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा विशेष प्रस्ताव पर पारित करके किया गया है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति वही बात कैसी हो जाएगी? गैर संवैधानिक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यह भी अभी हमने देखा है, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। अब नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ठीक है, तो ये बताइए कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद में नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न जो है, जब शुरुआत में नीति आयोग का गठन किया गया था तो उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें केवल यही प्रश्न पूछा जाता था कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, ये तो नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी नहीं है। नेशनल, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये तो उच्चतम न्यायालय के प्रश्न आ गए, ठीक है। तो हमने नीति आयोग जो है पढ़ लिया है। नीति आयोग में जितने संभावित प्रश्न जो एग्जाम्स में आए हुए थे पहले, वो भी हमने देख लिए हैं। और नीति आयोग जो है टॉपिक और पूरा हो गया है। और नीति आयोग के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। और आयोगों का जो आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ था, जो सबसे अंत में जो टॉपिक लिखा हुआ था महत्वपूर्ण आयोग, वो टॉपिक जो है हमने अब कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो आयोग हैं, जो हमने आयोग पढ़े हैं, उनसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, आ सकते हैं, ठीक है। तो जो संभावित प्रश्न है वो उसका एक वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। और उसके दौरान जो भी आपके डाउट हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे करवाए हैं उनके आंसर जो है आप भी कमेंट बॉक्स में दिया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सभी आयोग हैं उनके लिए हम प्रश्न करेंगे। तब तक आप जो है रिवीजन कीजिए, जितने आयोग पढ़ा दिए हैं उन सभी का रिवीजन कीजिए। और उसके साथ एक जो है एमसीक्यू का वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, ठीक है।